पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने देखा कि यूक्रेन और रसिया के वॉर के बाद किस तरह से वर्ल्ड की इकोनॉमी तबाह हुई, तो आपको क्या लगता है कि ये जो मिडिल ईस्ट में अगर किसी भी तरह का अनरेस्ट फैलेगा इस वॉर से, हालांकि वो अभी उस तरीके का मामला सामने नहीं आया है, चूंकि आपने अगर देखा हो तो जिस तरीके का सपोर्ट मिडिल ईस्ट को करना चाहिए वो सपोर्ट नहीं आया है, तो वो क्या कारण हो सकता है? क्या उनके अंदर की अपनी एक इंटरनल पॉलिटिक्स है? देखिए, उसमें सबसे बड़ा कारण है जिसको कि कायदे से कारण है, कायदे जिसे जी मैं उसका सबसे बड़ा कारण है जिसको कायदे से ध्यान में रखना चाहिए। ये हमास और इजराइल और फिलिस्तीनी जनता के बीच में गाजा में जो नए तेल के स्रोत 2010 में सामने आए, गैस और उसके, वो सबसे बड़ा रीजन है। ये जो मिडिल ईस्ट में जो सारा प्रपंच चल रहा है पिछले कई दशक से, उसके पीछे अब तेल के कुएं हैं। और ये जो अभी जो गाजा को सफाया करो, गाजा से फिलिस्तीनियों को एकदम बाहर करो, इसके पीछे बुनियादी कारण यह है कि 2010 में जो गैस समुद्री किनारों पर गाजा में पाई गई, और वो साधारण गैस नहीं है, वो साधारण गैस नहीं है, वो असाधारण गैस है। उससे पूरा का पूरा फिलिस्तीन सोने का देश बन सकता है। अमेरिका और दूसरे लोग, दूसरे देश, उसमें ब्रिटेन भी शामिल है, वे उनकी नजर उस गैस पर है। अब उनकी नजर फिलिस्तीनी जनता पर नहीं है, उन एग्रीमेंट और इंटरनेशनल कन्वेंशंस पर नहीं है। हो ये रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया इसको डिस्कस ही नहीं कर रहा है कि ये फिर जैसे इराक में हुआ, इराक में सद्दाम के साथ में बहुत अच्छे संबंध थे अमेरिका के, लेकिन वही तेल के कुएं इतनी बड़ी चीज है कि वे अपने अनुयायी तक की हत्या करने के लिए तैयार है, अपने एग्रीमेंट की हत्या करने के लिए तैयार है। गाजा में जो स्पेशली जो सबसे बड़ी समस्या है अभी, जिसकी वजह से ये हमला हुआ है, ये हमास बहाना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमास बहाना है। हमास के वर्ग चरित्र की चर्चा हम नहीं करना चाहते, शांति अशांति की भी चर्चा नहीं करना चाहते। समस्या यह है कि इजराइल इतना बर्बर ढंग से सारे कन्वेंशंस को, सारे रूल्स रेगुलेशंस को ब्रेक करके अमेरिका की मदद से जो इतना हमलावर हुआ है, और कह रहा है कि गाजा खाली करो। किस बात के लिए, किस चीज के लिए गाजा खाली करें लोग? कहां जाएंगे लोग? तेल के कुएं चाहिए मुझे, और वो तेल के कुएं साधारण नहीं है। यानी जो आपने एक दूसरी समस्या रखी कि ये जो तमाम पास के देश हैं, जो अरब देश हैं, वे क्यों नहीं मदद कर रहे हैं? 70 बैठकें हुई हैं इजराइल की और इजिप्ट की इन तेल के कुओं को लेकर कि कैसे इन तेल के कुओं का इस्तेमाल किया जाए। ये साधारण चीज नहीं है, और सब लोग जानते हैं कि गाजा को और इस फिलिस्तीन को जोड़ने में जॉर्डन और इजिप्ट की बहुत बड़ी भूमिका है। वहां से ही मदद आ सकती है। और इन्होंने क्या किया कि पिछले दिनों में इन दोनों को अपने साथ एंगेज किया है इस पूरे धंधे में। तो ये जो नई जो उदीयमान जो शासन पद्धति है और शासक है, वे भी इस लूट का साझीदार बनना चाहते हैं। और वह साझीदार तभी बनेंगे जबकि फिलिस्तीन को नक्शे से मिटा दिया जाए। और मिटाने का तरीका क्या है? आप ये कहते रहिए हमास हमास, लड़ाई करते रहिए, बम फेंकते रहिए। असल समस्या है जैसा इराक में किया, सोने जैसा देश था, मिट्टी जैसा देश करके छोड़ दिया, क्यों? तेल के कुओं पर कब्जा करना था। वही चीज लीबिया में की उन्होंने, तेल के कुओं पर कब्जा करने के लिए। और यही चीज अब जो नया जो फ्लैश पॉइंट है मिडिल ईस्ट में, इराक बार के बाद में, वो फ्लैश पॉइंट है तेल के कुएं, न कि वहां के शासक। ये जो कह रहे हैं ना हमें डेमोक्रेसी, और हम डेमोक्रेसी के लिए काम कर रहे हैं, इनका डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं। अमेरिका का डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है, ब्रिटेन का भी डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है। इनको तेल के कुएं चाहिए। आज फिलिस्तीन की जनता तेल के कुएं दे दे, कल बमबारी बंद हो जाएगी। इनको तेल के कुएं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब सवाल यह है, सवाल यह है कि क्या एक संप्रभु राष्ट्र जो उदीयमान राष्ट्र है, उसकी ब्यूटी क्या है? फिलिस्तीन की ब्यूटी है कि वो मल्टी कल्चरल सोसाइटी है और मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। मल्टी कल्चरल और रिलीजियस सोसाइटी को ये इवॉल्व करके, ये खाली एक हमला, एक अकेला हमला नहीं है, ये खाली बमबारी नहीं है, बल्कि वे सारे लोग एक तरह से गिरोहबंद हुए हैं जो बहुसांस्कृतिकता और बहुधार्मिकता के विरोधी हैं, वो हमारे देश में हो या देश के बाहर हो। ये सारे चोर मोटढोर एक हो गए इस मामले में। और एक आखिरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं मैं आपसे।
ये अचानक नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री ने स्पॉन्टेनियसली नहीं कह दिया। भारत के प्रधानमंत्री के हित और खासतौर पर तेल कंपनियों के हित इजराइल के साथ में और उनके साथ में जो उनकी गुपचुप बैठकें हैं, जो इजिप्ट के साथ हुई हैं, उनके डिटेल्स तो आ चुके हैं। जॉर्डन के साथ हुई हैं, उनके डिटेल्स आने बाकी हैं। हमारे यहां से जो तेल का सौदा है जो बढ़ रहा है इजराइल के साथ में, कहां से हम लोग जोड़े हुए अपने को। पहला जमाना था कि हम जन मुक्ति संघर्षों से विदेश नीति को जोड़ते थे। अब यहां से तय हो रहा है कि कहां से तेल सस्ता मिलेगा, उससे विदेश नीति तय हो रही है। अब यहां से तय हो रहा है कि कहां से हथियार खरीदने हैं, यहां से तय हो रहा है कहां से इलेक्शन के लिए फंड आएगा। इसलिए अब एक प्रॉब्लम तो यह है कि विदेश नीति एकदम पंक्चर पड़ी हुई है, विदेश नीति दिशाहीन हो चुकी है, भारत की विदेश नीति। तो उस पर तो बात करना एक तरह समय खत्म करना है। आखिरी बात कह के मैं अभी फिलहाल छोड़ दूंगा, बाद में आप कहेंगे तो कोई चीज शेयर करूंगा, वो बहुत जरूरी चीज है। एडवर्ड सईद ने फिलिस्तीन के और इजरायलियों के संघर्ष के बीच पर लिखते समय एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल चीज पर ध्यान खींचा था। वो ये था कि हमेशा डिस्ट्रक्शन को बीच में लाके फिलिस्तीनी जनता की मुक्ति के प्रश्न को, उनके संपूर्ण राष्ट्र की मुक्ति के प्रश्न को दरकिनार किया जाता है। और डिस्ट्रक्शन का जो पहलू है वो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। आज के जमाने में जब हम पीस की बात कर रहे हैं, प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, इजराइल और अमेरिका किसकी बात कर रहे हैं? डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? उन्होंने फिरोज जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से बात कही है, मैं उसे खाली शेयर करके बात खत्म कर रहा हूं। उन्होंने ये बात कही है कि 2024 का बाइडेन को भी इलेक्शन जीतना है और 2024 का हमारे यहां के बाइडेन को भी इलेक्शन जीतना है। इसलिए वो यहां पर भी पोलराइजेशन चाहते हैं, वो वहां पर भी पोलराइजेशन चाहते हैं। मैं जो चीज आपसे बहुत ही विनम्रता से शेयर करना चाहता हूं, ये खतरा सिर्फ फिलिस्तीन के लिए नहीं है, ये सब लोगों के लिए खतरा है जो मल्टी कल्चरल सोसाइटी और मल्टी रिलीजियस सोसाइटी बनाना चाहते हैं। तो फिलिस्तीन जो है मल्टी कल्चरल और मल्टी रिलीजियस सोसाइटी के आइकॉन है। आप ये तय मानिए, जब तक एक भी फिलिस्तीन बचा रहेगा और वो अपनी स्वाधीनता और स्वतंत्रता के लिए लड़ेगा, मिडिल ईस्ट में शांति नहीं आएगी। तो आपने बहुत ही